हाँ प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जान रहे हो कि हमने आपको कल की क्लास में समझाया, आप सभी को कल की क्लास में एक्सप्लेन किया कि अगर किसी परमाणु पर प्रकाश फोटान आपतित होते हैं और इस फोटान ऊर्जा को परमाणु का कोई इलेक्ट्रॉन अवशोषित कर लेता है तो वो अपनी निम्नतम कक्षा में चक्कर के दौरान निम्नतम कक्षा को छोड़कर उच्चतम कक्षा में चला जाता है और इलेक्ट्रॉनों का ऊर्जा अवशोषित करके निम्नतम ऊर्जा स्तर से उच्चतम ऊर्जा स्तर तक चले जाना अवशोषण संक्रमण कहलाता है। जब परमाणु के इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरे कक्षा में जाने की कंडीशन में होते हैं तो परमाणु की यह अवस्था उत्तेजित अवस्था कहलाती है और इस घटनाक्रम के लिए आवश्यक विभव उत्तेजन विभव कहलाता है। परमाणु जब जो है ऊर्जा अवशोषित करे और ऊर्जा अवशोषित करके एक कक्षा से दूसरी कक्षा में चला जाए तो परमाणु की यह अवस्था उत्तेजित अवस्था कहलाती है और एक कक्षा से दूसरी कक्षा में या एक कक्षा से तीसरी कक्षा में जाना संक्रमण कहलाता है। और यहाँ ये जो संक्रमण हो रहा है ऊर्जा अवशोषण के पश्चात हो रहा है, जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अवशोषित करके एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाता है तो इसे अवशोषण संक्रमण कहते हैं। परमाणु की अवस्था उत्तेजित अवस्था कहलाती है और अगर किसी परमाणु पर इतनी ज्यादा ऊर्जा आपतित हो जाए कि परमाणु का इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को अवशोषित करके परमाणु को बाहर हो जाए, परमाणु की कक्षा को छोड़ दे, तो यह घटना आयनन कहलाती है और परमाणु की अवस्था आयनित अवस्था कहलाती है और इस घटनाक्रम के लिए आवश्यक विभव आयनन विभव कहलाता है। तो परमाणु का इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अवशोषित करता है, एक कक्षा से दूसरे कक्षा में जाने लगता है, एक कक्षा से दूसरे कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का पहुंचना संक्रमण, परमाणु की अवस्था उत्तेजित अवस्था, परमाणु से इलेक्ट्रॉन का बाहर निकल जाना आयनित अवस्था या आयनन। और यहाँ जो संक्रमण हो रहा है ये ऊर्जा को ऊर्जा को अवशोषित करने पर हो रहा है अवशोषण संक्रमण। इसका उल्टा भी होता है कि अगर किसी उच्च कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन पहुंच गया है तो वो 10⁻⁻8 सेकंड के अल्प समय तक ही उस कक्षा में रहता है, उसके बाद अपनी ऊर्जा को उत्सर्जित करते हुए उच्चतम ऊर्जा स्तर से निम्नतम ऊर्जा स्तर में पहुंच जाता है। और इलेक्ट्रॉन जब उच्चतम ऊर्जा स्तर से निम्नतम ऊर्जा स्तर में आता रहता है तो परमाणु की यह अवस्था उत्तेजित अवस्था, चाहे इलेक्ट्रॉन जात रहे चाहे इलेक्ट्रॉन आवत रहे, परमाणु की अवस्था उत्तेजित अवस्था ही होती है और इलेक्ट्रॉन का जाना या आना संक्रमण कहलाता है। बट यहाँ जो संक्रमण है ऊर्जा के उत्सर्जन के उपरांत हो रहा है, चौथी कक्षा से इलेक्ट्रॉन पहली में आ रहा है, तो इस प्रकार का संक्रमण उत्सर्जन संक्रमण होता है। और अब आप समझ गए कि जो है इस तरह उत्सर्जन संक्रमण और अवशोषण संक्रमण कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। और जब जो है कभी इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी में ही जाए तो ये प्रथम स्तर का संक्रमण है। और यस पलवा, जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दो कक्षा क्रॉस कर जाए तो ये द्वितीय स्तर का संक्रमण, तृतीय स्तर संक्रमण ऐसे होता है। आप सभी को हमने बताया था कि सबसे पहले दो वैज्ञानिक थे, हर्ट्ज और फ्रैंक, इन्होंने जो है प्रयोग किया था और सबसे पहले पारे के परमाणु पर पता लगाया था अवशोषण संक्रमण और उत्सर्जन संक्रमण। कल की क्लास में अगर आपको याद हो तो पारे के परमाणु के लिए निम्नतम ऊर्जा स्तर भाई फ्रांक और हर्ट्ज ने पता लगाया था 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद द्वितीय ऊर्जा स्तर के लिए 6.67, तीसरे के लिए 8.60, चौथे के लिए 10.4, ऐसे ही अधिकतम ऊर्जा जो है 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। क्या आपको पता है ऐसे ही पारे के परमाणु की ऊर्जा स्तर थे और हमने आपको बताया था कि इस तरह साबित हुआ कि परमाणु में विविक्त ऊर्जा स्तर होता है, परमाणु में ऊर्जा स्तर के कई पार्ट होते हैं। ओके, आज आपको बताना ये चाहूंगा कि जैसे कोई इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में चक्कर कर रहा है तो इसका मतलब वो प्रथम ऊर्जा स्तर में है और उस ऊर्जा स्तर में चक्कर करने के लिए उसको कुछ ऊर्जा की रिक्वायर्ड होगी।
द्वितीय कक्षा में अगर कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर कर रहा तो उसको अलग मात्रा में ऊर्जा चाहिए, तृतीय ऊर्जा स्तर में चक्कर कर रहा उसको अलग मात्रा में ऊर्जा चाहिए। अब अगर तृतीय ऊर्जा स्तर का जो इलेक्ट्रॉन है जो तृतीय कक्षा में चक्कर कर रहा है अपनी ऊर्जा उत्सर्जित कर दे प्रकाश फोटोनों के रूप में, तो भक्क से गिर जाएगा ना। कहाँ गिरेगा? हायर सेल से लोअर एनर्जी लेवल की ओर। तीसरी से हो सकता है दूसरी में गिर जाए, या हो सकता है तीसरी से पहली में गिर जाए। तो जब गिरेगा तो भाई मेरे ऊर्जा उत्सर्जित करते हुए गिरेगा ना। वो जो ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है इलेक्ट्रॉन द्वारा, जो भी ऊर्जा, उस ऊर्जा का स्पेक्ट्रम प्राप्त किया अलग अलग वैज्ञानिकों ने। आप समझ रहे हो कैसे प्राप्त किया होगा? प्रिज्म लिया होगा, प्रिंज ना, सबसे पहले वैज्ञानिक थे प्रिंजहाइम जिन्होंने इस प्रयोग को किया था। प्रिज्म लिया होगा और उस प्रिज्म पर उस ऊर्जा को आपतित कराया होगा, और जब जो है प्रिज्म से ऊर्जा बाहर उत्सर्जित हुई होगी तो उस ऊर्जा को एक उपकरण पर जो है आपतित कराया होगा। उस उपकरण का नाम बोलोमीटर। क्या मतलब जो है व्हाट इज दिस? प्रिज्म। व्हाट इज दिस? ऊर्जा। कौन ऊर्जा? उत्सर्जित ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा। जब इलेक्ट्रॉन जो है उच्चतम ऊर्जा स्तर से निम्नतम ऊर्जा स्तर में आता है तो उसके द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा को किस पर आपतित कराया गया? और जो है सिरताज के चाचा थे ल्यूमेन और एक साइंटिस्ट है प्रिंजहाइम, कहीं पाओगे नहीं, अर्जुन सर बता रहे हैं। इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर प्रयोग किया था। जब प्रिज्म से गुजारा तो जानते हो प्रिज्म से जो है कई रंग की या भिन्न भिन्न रंग की या भिन्न भिन्न तरंगदैर्घ्य की ऊर्जा प्राप्त हुई। रंग का मतलब यहाँ तरंगदैर्घ्य से है। और इस प्रकाश को जो है यहाँ पर एक अवतल दर्पण होता है घूमने वाला, इस पर आपतित कराया और इससे जो है एक बोलोमीटर, क्या मीटर? बोलोमीटर पर जो है आपतित कराया यहाँ पर, और इस प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पता लग गई। तो अलग अलग मात्रा की ऊर्जा आती थी तो अलग अलग जो है मात्रा की तरंगदैर्घ्य यहाँ प्राप्त होती थी। ऐसा जो है प्राप्त किया किस वैज्ञानिक ने? तो यहाँ आप समझ रहे हो कि जब जो है परमाणु के इलेक्ट्रॉनों द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा को प्रिंजहाइम और ल्यूमन ने, शॉर्टकट में समझो कि जब उत्सर्जित ऊर्जा का स्पेक्ट्रम प्राप्त किया तो वो स्पेक्ट्रम भिन्न भिन्न तरंगदैर्घ्य में प्राप्त हुई। और अलग अलग वैज्ञानिकों ने हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा उत्सर्जन का स्पेक्ट्रम प्राप्त किया। तो हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा का स्पेक्ट्रम कई प्रकार के हुआ। सबसे पहले वैज्ञानिक बामर ने हाइड्रोजन परमाणु की उत्सर्जित ऊर्जा के बारे में पता लगाया था। फिर उसके बाद एक साइंटिस्ट हुए लाइमन ने पता किया, पाश्चन ने, ब्रैकेट ने, फुंड ने। तो क्या पता किया इन्होंने? क्या क्या पता किया? देखो, सबसे पहले बामर ने पता किया था कि अगर भिन्न भिन्न कक्षा में चक्कर करता हुआ इलेक्ट्रॉन, केवल हाइड्रोजन परमाणु के कह रहे हैं, किसी भी ऊर्जा स्तर में रहे और अपनी ऊर्जा को उत्सर्जित करके द्वितीय ऊर्जा स्तर में आए, माने अगर इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा में ऊर्जा उत्सर्जित कराए और तीसरी स्केम में आ जाए दूसरी कक्षा में, तो उसके द्वारा जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है उसका स्पेक्ट्रम जो प्राप्त किया गया, सबसे पहले किसने प्राप्त किया? बामर ने। हाइड्रोजन के ऊर्जा उत्सर्जित ऊर्जा का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने की कहानी सबसे पहले बामर ने ही किया था। लेकिन बामर जो ऊर्जा उत्सर्जन की स्पेक्ट्रम प्राप्त किए थे, कहां से कहां के किए थे? किसी भी ऊर्जा स्तर से द्वितीय ऊर्जा स्तर में आने वाले इलेक्ट्रॉनों के दौरान उत्सर्जित ऊर्जा का स्पेक्ट्रम प्राप्त किए थे। इलेक्ट्रॉन जब चौथी कक्षा से दूसरी में आए, 5वीं दूसरी में आए, 10वीं दूसरी में आए, तो जब ऊर्जा उत्सर्जित करे वो कई स्पेक्ट्रम खोजन सबसे पहले बामर। ठीक है ना? तो यहाँ जान रहे हो कि एक त्रुटि हो गई होगी। क्या? अरे भाई, इलेक्ट्रॉन अगर ऊर्जा उत्सर्जित करे अन्य कक्षाओं से तो सबसे निम्नतम ऊर्जा स्तर पहला होता है ना, पहले माना चाहिए कि नहीं? लेकिन बामर को कौन सा ऊर्जा स्तर प्राप्त हुआ था ऊर्जा का? दूसरे वाले में। तो बाद में एक साइंटिस्ट लाइमन थे, उन्होंने जो है पहली कक्षा के लिए प्राप्त कर लिया था। तो इस तरह से हम बताने में नहीं मजा आएगी, हम चित्र बनाते हुए बता रहे हैं, बड़ी मजा आएगी इसको पढ़ने में भी और समझने में भी। और बच्चों, चैप्टर भी आज समाप्त हो जाएगा। आप सभी लोग पहले चित्र देखो। आज मैं आपको केमिस्ट्री समझा ही दूंगा, याद करिएगा व्हाट इज द केमिस्ट्री, आप समझेंगे। केमिस्ट्री कर दूंगा इसको। देखिए, जैसा कि आप सभी को पूर्व ज्ञात है कि भिन्न भिन्न परमाणुओं में
विविक्त ऊर्जा स्तर होता है। अब तो आप जान गए हैं कि परमाणु में जो कक्षाएं होती है जहाँ इलेक्ट्रॉन चक्कर करते हैं, उसके लिए एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा चाहिए इलेक्ट्रॉन को उस जगह पर चक्कर करने के लिए, तो वो ऊर्जा लेवल या ऊर्जा स्तर है। और परमाणुओं में विभिन्न प्रकार के ऊर्जा लेवल होते हैं। तो अब जैसे क्या बता रहे हैं बेटा, कोई आवाज नहीं। जैसे मान लो हम ऊर्जा स्तर निकाले हाइड्रोजन परमाणु का, किसका बेटा बनाइए। हाइड्रोजन परमाणु के बारे में ही साइंटिस्टों ने चर्चा किया था। हाइड्रोजन का ही स्पेक्ट्रम निकाला गया था, और हम लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं तो हाइड्रोजन परमाणु का ही स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ते हैं। ये जैसे हाइड्रोजन परमाणु की सबसे निम्नतम कक्षा है, n बराबर 1 है। मजा आई। हम ये समझ रहे हैं कि इस कक्षा में चक्कर करते हुए इलेक्ट्रॉन को -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा चाहिए। कैसे जाने? -13.6 बटे n स्क्वायर इज द फार्मूला फॉर निकालिंग ऊर्जा ऑफ हाइड्रोजन परमाणु फॉर डिफरेंट लेवल। तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा अगर है किसी इलेक्ट्रॉन की तो प्रथम ऊर्जा स्तर है ना मलिक। अब जो है ऐसे ही क्या है, ये हाइड्रोजन परमाणु का द्वितीय ऊर्जा लेवल है, माने दूसरी कक्षा है। कौन कक्षा है ये? दूसरी कक्षा है ना। ओके, कितना ऊर्जा है? -13.6 बटा 2 के स्क्वायर, 2 दूनी 4, 4 तिहाई इधर क्लियर। तो बहुत कम हो गया, बताए और दूर बनवा भाई, बहुत हो गया है ना, और दूर बनवा। नहीं समझे बात? 13 है, 3.4 है। ये जो है n बराबर 2, डबल टाइम करेंगे। ये प्रथम ऊर्जा स्तर है हाइड्रोजन परमाणु के, पहली कक्षा जिसके लिए ऊर्जा कितनी चाहिए? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में तो उसको कितनी ऊर्जा चाहिए? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा में है तो -13.6 बटा 3 का स्क्वायर, ऊर्जा सूत्र ये हुए 3 त्रिकी 9, 13.6 के 9 भाग दे। हाँ, तो लगभग नजदीक है यार। काहे का दूर किन समझ गया है ना। 13 रहा 3 बार ऐसे बताओ था, देखिए याद है ना, 100 कम ही करता था। 9 कम 446 बोल देते। तो अगर हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन के पास आप देख रहे हो, हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन के पास 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी ऊर्जा रहे तो किस कक्षा में रहेगा? तृतीय ऊर्जा स्तर में। n बराबर 3, ऐसे n बराबर भिन्न भिन्न ऊर्जा स्तर बना सकते हैं ना? नहीं बना सकते? ओके। चौथी कक्षा, पांचवी कक्षा, छठवीं कक्षा ऐसे बना सकते हैं। ऐसे डॉट 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 अनंत। अब भाई अलग अलग परमाणु में कक्षा संख्या अलग अलग होता है ना। और बना दे 4-5 की क्या दिक्कत है? चला ऊर्जा n बराबर भाग -13.6 बटा 16 अपन भाग दिया है। हट लिख देता है
एस लिखी ना, 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर माने अपन करे एस ज्यादा मजेदार है, तुम सबके एग्जाम में याद रहे। ठीक है, ओके, ऐसे लिखोगे तो याद रहेगा कहां से आया, हाँ? और याद भी नहीं करना पड़ेगा, इस गिनती याद करे पड़ेगी, परेशान हो जाएगा। तो अब देखो जरा, भिन्न भिन्न वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया कि हाइड्रोजन के विविध ऊर्जा स्तर क्या होते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के अलग अलग कक्षाओं के लिए कितने कितने मात्रा में ऊर्जा की रिक्वायर्ड होती है, सबको दिखाई दे रहा है कि नहीं? पक्का। अब बच्चों, अगर कोई इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में है और अपनी ऊर्जा उत्सर्जित कर दे और दूसरी कक्षा से किस कक्षा में आ जाए, तो जब कोई जो है हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा को उत्सर्जित करके दूसरी कक्षा से पहली कक्षा में आए, तो इसके द्वारा उत्सर्जित हुई ऊर्जा का जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उसे लाइमन ने प्राप्त किया था, लाइमन ने खोजा था, और उस जो है स्पेक्ट्रम को लाइमन स्पेक्ट्रम कहा जाता है। और ये जो लाइमन स्पेक्ट्रम बना, जो इलेक्ट्रॉन दूसरी से पहले में आता हुआ दिख रहा है, ये स्पेक्ट्रम की पहली रेखा है, ये पहली लाइमन रेखा है, पहली लाइमन रेखा है कि नहीं? और जब इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा से अपनी ऊर्जा को उत्सर्जित करते हुए पहली कक्षा में आया, तो ये दूसरी लाइमन रेखा हुई। ऐसे ही चौथी कक्षा से इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा को उत्सर्जित करता हुआ पहली कक्षा में आया, इसके द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा का स्पेक्ट्रम लाइमन श्रेणी की तीसरी रेखा। ऐसे ही लाइमन श्रेणी कौन सी रेखा? ये चौथी रेखा। ये कौन सी रेखा है? पांचवी रेखा। ये कौन सी रेखा है? अंतिम रेखा। छठवीं नहीं है, अंतिम है ना। तो ये लाइमन श्रेणी की पहली रेखा है और ये, तो जब कभी हाइड्रोजन परमाणु में भिन्न भिन्न कक्षाओं में चक्कर करते हुए इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा को उत्सर्जित करते हुए प्रथम ऊर्जा स्तर या निम्नतम ऊर्जा स्तर में पहुंचते हैं, तो उत्सर्जित ऊर्जा स्पेक्ट्रम लाइमन श्रेणी का स्पेक्ट्रम कहलाता है। और लाइमन श्रेणी में इस प्रकार स्पेक्ट्रमी रेखाएं प्राप्त होती हैं। ये लाइमन श्रेणी की स्पेक्ट्रमी रेखाएं हैं। और अभी हम आपको दिखाएंगे इन स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तरंगदैर्घ्य बहुत कम होती है। और आप जानते हो कि प्रकाश तरंगदैर्घ्य के हिसाब किताब से 3 प्रकार का होता है, ना? प्रकाश तरंगदैर्घ्य के हिसाब किताब से 3 प्रकार का होता है, और उसका नाम है, क्या नाम है? अवरक्त प्रकाश, दृश्य प्रकाश और पराबैंगनी। ठीक है, इंफ्रारेड, विजिबल और अल्ट्रारेड। ठीक है, तो 3 तरह का प्रकाश होता है। तो कम तरंगदैर्घ्य वाला माने अवरक्त है, और कुछ दिखाई देने वाले तरंगदैर्घ्य परास में आ जाएगा, वो दृश्य रहेगा, और कुछ जो है बहुत ज्यादा रहेगा, पराबैंगनी हो जाएगा। तो ये 3 अलग अलग क्षेत्र की तरंगदैर्घ्य प्राप्त होंगी। तो ये लाइमन का वर्णन हो गया। ये पहली रेखा है और ये क्या है? हम पहली रेखा की तरंगदैर्घ्य निकाल दें और अंतिम रेखा की तरंगदैर्घ्य निकाल दें, तो हम बता देंगे कि लाइमन श्रेणी की सभी रेखाओं की तरंगदैर्घ्य यहाँ से लेके यहाँ तक होती है। मान लो पहली रेखा की तरंगदैर्घ्य सपोज करो 4000 एंगस्ट्रॉम आ गई, और अंतिम रेखा की तरंगदैर्घ्य मान लो 2 एंगस्ट्रॉम आ गई, तो हम कह सकते हैं कि लाइमन श्रेणी की स्पेक्ट्रमी रेखाएं 2 एंगस्ट्रॉम से लेकर 4000 एंगस्ट्रॉम तक पाई जाती हैं और रक्त क्षेत्र में होती हैं। और ये तब मिलता है जबकि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन विभिन्न ऊर्जा स्तरों से अपनी ऊर्जा उत्सर्जित करते हुए कौन कक्षा में आता है? पहले में आता है। तो लाइमन श्रेणी के बारे में आप इतना वर्णन कर लोगे कि नहीं? अभी बता रहे हैं। जब जो है हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन भिन्न भिन्न कक्षाओं से अपनी ऊर्जा को उत्सर्जित करते हुए दूसरी कक्षा में आते हैं, तो उनके द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा स्पेक्ट्रम बामर स्पेक्ट्रम कहलाता है। सबसे पहले इसको बामर ने पता किया था। और जब इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा से
दूसरी कक्षा में आता है तो पहली वामन रेखा होती है, और जब इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा से दूसरी कक्षा में आता है तो वह अंतिम वामन रेखा होती है। हम इन रेखाओं की तरंगदैर्घ्य मालूम कर सकते हैं कैसे, जो सूत्र बताए हैं 1/λ बराबर r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अगर जो है इसके लिए चले, जैसे कि आपको सूत्र बताया 1/λ बराबर r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो यहाँ सारे जो है स्पेक्ट्रमी रेखाएं कब मिल रही हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन कौन कक्षा में आ रहा है, पहले। तो n1 जगह पहले, जिसमें आता हो वो n1 है, जहां से आता हो वो n2 है। पहली वाली स्पेक्ट्रमी रेखा कहां से आ रही है, दूसरी कक्षा से। तो पहली स्पेक्ट्रमी रेखा तरंगदैर्घ्य निकालने के लिए सूत्र में n1 की जगह 1 n2 की जगह 2 रख देंगे। दूसरी स्पेक्ट्रमी रेखा की तरंगदैर्घ्य निकालने के लिए n1 जगह 1 n2 जगह 3 लिख देंगे। अंतिम स्पेक्ट्रमी रेखा की तरंगदैर्घ्य निकालने के लिए n1 की जगह 1 और n2 जगह अनंत लिख देंगे, तो तरंगदैर्घ्य आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। तो जब जो है इलेक्ट्रॉन भिन्न भिन्न कक्षाओं से ऊर्जा उत्सर्जित करते हुए दूसरी कक्षा में आता है तो उसके द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा का स्पेक्ट्रम वामन ऊर्जा स्पेक्ट्रम कहलाता है। और इसी तरह से जब जो है अभी इनकी भी तरंगदैर्घ्य हम निकाल सकते हैं और ये पता कर सकते हैं कि इनकी तरंगदैर्घ्य कहां से कहां तक होती है। अभी अलग अलग हेडिंग डाल के लिखवाएंगे। जब जो है हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा को उत्सर्जित करते हुए भिन्न भिन्न ऊर्जा स्तर से तृतीय ऊर्जा स्तर में पहुंचता है तो उसके द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा स्पेक्ट्रम पाश्चक स्पेक्ट्रमी रेखाएं कहलाती हैं, और ये जो है पराबैंगनी क्षेत्र में होती हैं। और जब जो है इलेक्ट्रॉन भिन्न भिन्न ऊर्जा स्तर से अपनी ऊर्जा को उत्सर्जित करते हुए किसमें आता है, चौथे में, तो इसे क्या कहते हैं, ब्रैकेट श्रेणी। ये और जो है पराबैंगनी क्षेत्र होता है। सबकी तरंगदैर्घ्य निकाल सकते हो, ऐसे इसको बोल लोगे ना। होल्ड। अब आप समझ गए कि हाइड्रोजन परमाणु के जो है विभिन्न स्पेक्ट्रमी रेखाओं की जो है अगर हम तरंगदैर्घ्य जानना चाहें तो लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पाश्चल श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, पुंड श्रेणी इस तरह से प्राप्त होती है। चित्र से आपको सभी कुछ स्पष्ट हो जा रहा है। प्रथम ऊर्जा स्तर जिसके लिए इतनी ऊर्जा चाहिए, द्वितीय ऊर्जा स्तर जिसके लिए उतनी ऊर्जा चाहिए, तृतीय ऊर्जा स्तर इतनी ऊर्जा, चतुर्थ ऊर्जा स्तर इतनी ऊर्जा, पांचवा इतना इतना इतना, ऐसे ऊर्जा स्तर अलग अलग ऊर्जा की मात्रा होनी चाहिए अलग अलग कक्षाओं में चक्कर के दौरान इलेक्ट्रॉन के लिए। अब अगर इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में चक्कर कर रहा है तो उसकी ऊर्जा इतनी है, और अगर किसी अन्य कक्षा का इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा को उत्सर्जित करके सभी कक्षाओं से पहली कक्षा में आता है तो उसके द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा स्पेक्ट्रम लाइमन श्रेणी। परिभाषा सबकी दे लोगे, तरंगदैर्घ्य सबकी कैसे निकालोगे, इस सूत्र से। अगर हम लाइमन श्रेणी के रेखाओं की तरंगदैर्घ्य निकालना चाहते हैं सूत्र का प्रयोग करेंगे, और लाइमन श्रेणी के लिए n1 की जगह क्या रखेंगे 1, और n2 की जगह 2 3 4 अनंत, और बामर श्रेणी में n1 की जगह क्या रखेंगे 2, क्योंकि दूसरी कक्षा में सारे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, और n2 की जगह क्या रखेंगे 3 4 अनंत तक, क्योंकि तीसरी चौथी से आ रहे हैं। पांचन श्रेणी में n1 जगह क्या रखेंगे, n2 की जगह क्या रखेंगे, हाँ, तो कैलकुलेशन करेंगे, तरंगदैर्घ्य नहीं पता लग जाएगी, तरंगदैर्घ्य पास नहीं पता लग जाएगी, तो चित्र से सब समझ में आ गया। तो अब एक एक का हम लिखाते चलते हैं, समझाते चलते बेटा, ठीक है, हाँ।